Guys, welcome back to my channel. Guys, I hope you all are fine. So, in today's class, we are going to start a new chapter, chapter number 8, Human Health and Disease of class plus 2 biology. So, let's start. So, the term health is frequently used by everybody. How do we define it? जो टर्म हेल्थ है, हेल्थ के बारे में सब बात करते हैं. तो हेल्थ को हम डिफाइन कैसे करें? हेल्थ डजेंट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और फिजिकल फिटनेस. हेल्थ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिसीज़ है, डिजीज़ नहीं है बॉडी में, या फिजिकल फिटनेस. इसको कैसे डिफाइन करेंगे फिर हम? इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हेल्थ को साइंटिफिक तरीके से? इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. When people are healthy, they are more efficient at work. जब लोग हेल्दी होते हैं तो वो मोर एफिशिएंट होते हैं काम में, अपने काम में अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं. दिस इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. हेल्थ आल्सो इंक्रीजेज longevity of people and reduces infant and maternal mortality. Balanced diet, personal hygiene, and regular exercise are very important to maintain good health. Yoga has been practiced since time immemorial to achieve physical and mental health. Awareness about disease and their effect on different bodily function, vaccination, immunization against infectious disease, proper disposal of waste, control of vectors, and maintenance of hygienic food and water resources are necessary for achieving good health. हेल्थ में क्या क्या आता है? बैलेंस डाइट आती है, पर्सनल हाइजीन आती है, रेगुलर एक्सरसाइज आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. हेल्थ को बरकरार रखने के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी? बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और एक्सरसाइज. योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम मेमोरियल एंड टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. योगा करते आ रहे हैं लोग, जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती जा रही है टाइम से. अवेयरनेस अबाउट डिसीज़ एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन बॉडी फंक्शन. डिसीज़ के बारे में अवेयर कि ये डिसीज़ ये बीमारी कॉज करती है या इस डिसीज़ से ये होता है, तो उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए. वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, सारा कूड़ा कचरा हम वेस्ट में डालते हैं. कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब है जो फैलाते हैं किसी बीमारी को. जैसे हाउस फ्लाई होगी, उसकी वेरियस डिसीज़ हैं, वो फैलाती है, तो ऐसे उसको वेक्टर्स बोलते हैं जो बीमारी फैलाते हैं. वो जो सोर्स जो बीमारी फैलाते हैं उन्हें वेक्टर्स बोलते हैं. एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ. When the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms. जब भी कोई ऐसा ऑर्गन हमारा एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है, उसका कैसे पता लगता है हमें? वो साइन देने लग जाता है, कोई सिम्टम्स देने लग जाती है हमारी बॉडी कि हमें ये हो गया है. वैसे सिम्टम्स आना शुरू कर देते हैं. वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी. तब हमें लगता है कि हम हेल्दी नहीं हैं, तो वी हैव अ डिसीज़. हमें तब पता लगता है कि वी हैव अ डिसीज़, हमें कुछ बीमारी है. डिसीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. डिसीज़ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. डिसीज़ विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है. एक जो हमारी डिसीज़ इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं वो एक दूसरे से ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ भी बोलते हैं हम उसे. Infectious diseases are very common and every one of us suffers from this at some time or other. Infectious disease बहुत जल्दी से फैलती हैं और ये बहुत कॉमन भी हैं. Some of the infectious disease like AIDS are fatal. कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ दे रखे हैं, जैसे एड्स एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है और फेटल मतलब इससे डेथ हो जाती है. अमंग नॉन इन्फेक्शियस, अब नॉन इन्फेक्शियस की बात करते हैं. कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ. नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं होती, वो इन नॉन इन्फेक्शियस होती हैं. कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ. जैसे कैंसर नॉन इन्फेक्शियस का एग्जांपल है कैंसर. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर आल्सो अफेक्ट बॉडी आर हेल्थ एडवर्सली. ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज़ मतलब ज़्यादातर यूज़ करना, वो भी हमारी हेल्थ को बिगाड़ता है. नेक्स्ट, सो कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमंस.
A wide range of organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoans, helminths, etc. could cause disease in man. कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कैटेगरीज में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ्स, वो डिसीज़ कर सकते हैं मैन में, ह्यूमंस में डिसीज़ वो कोज कर सकते हैं. सच डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. इन्हें पैथोजेंस कहते हैं. मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन देम. कुछ पैरासाइट्स को भी हम पैथोजेंस में काउंट करेंगे क्योंकि वो होस्ट पर रहकर भी उनको हार्म करते हैं, होस्ट को हार्म करते हैं. The pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. ये जो पैथोजेंस होते हैं ये कैसे एंटर करते हैं? बाय वेरियस मीन्स में, मतलब काफ़ी जगह से एंटर कर सकते हैं, वेरियस मीन्स से एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी से, और मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमारी नॉर्मल फंक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करते हैं, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज. Pathogens have to adapt to life within the environment of the host. For example, the pathogens that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH. हमारी स्टमक में लो pH होता है, तो कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो हमारी गट में एंटर कर जाते हैं और स्टमक में रहने लग जाते हैं और वहाँ पे एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम. A few representative members from different groups of pathogenic organism are discussed here along with the disease caused by them. कुछ हमारे पास members of group pathogenic organisms की NCERT ने डिफ़ाइन कर रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं. Preventing and control measures against these diseases in journal are also briefly described. इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, वो भी NCERT में डिस्क्राइब कर रखा है. स्टार्ट करते हैं. ये कुछ बैक्टीरियल डिसीज़ हैं जैसे टाइफाइड, निमोनिया, कोलेरा, टीबी, लेप्रोसी, टेटनस, बुबोनिक प्लेग, डिप्थीरिया और डाइसेंट्री. इसमें से कुछ को ही एनसीईआरटी में डिफ़ाइन कर रखा है, लिखा हुआ है. तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ है, नीट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने आपके लिए सारी डिसीज़ लिख दी हैं बैक्टीरियल डिसीज़. या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले है टाइफाइड. तो ये कैसे कॉज होता है? सैल्मोनेला टाइफाई इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स. ये एक पैथोजन है जो टाइफाइड कॉज करता है ह्यूमन में, ये याद रख लेना. These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. ये पैथोजेंस जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसे पहुंचते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में? थ्रू फूड और कंटेमिनेटेड वाटर, जो गंदा पानी और खाना होता है उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और ये माइग्रेट हो जाते हैं, दूसरे ऑर्गन्स में भी चले जाते हैं थ्रू ब्लड. सस्टेन, और इसके कॉज क्या होते हैं? सस्टेन हाई फीवर जैसे 39 to 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है. कुछ वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़. ये आपको सिम्टम्स भी याद रखने हैं, टाइफाइड के कौन से सिम्टम्स होते हैं, नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दम इंटेस्टाइनल परफोरेशन. कई बार पूछा गया है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन किसकी वजह से होती है, तो वो सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से होती है, जो टाइफाइड कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में. इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब है ये इंटेस्टाइन में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल पोर्स करने लग जाता है, छोटे छोटे छेद करने लग जाता है, जिससे इंटेस्टाइन को बहुत डैमेज होता है. और इसका रिजल्ट क्या होता है? कई बार डेथ भी हो जाती है सीवियर केसेस में. क्योंकि ये पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक्ट करता है तो इस फीवर को हम एंटेरिक फीवर भी कह देते हैं. नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट. तो टाइफाइड फीवर को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि टाइफाइड फीवर हुआ है? तो इसका एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं विडाल टेस्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, विडाल टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर. A classic case in medicine, that of Mary Mellon, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. ये ऐसे बात की गई है कि सबसे पहले टाइफाइड एक लेडी में था
था जिसका नाम था मैरी मेलोन, और हम उसको आजकल टाइफाइड मैरी से नाम से भी जानते हैं। इसने क्या किया था, ये फूड प्रिपेयर, शी वॉज ए कुक एज अ प्रोफेशन। तो वो खाना बनाती थी, तो वो उसकी बॉडी में टाइफाइड, वो एज ए टाइफाइड कैरियर थी, तो उसकी बॉडी से फैल गया था ये टाइफाइड डिसीज़ सबसे पहले। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज़ निमोनिया। ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, सेकेंड वन निमोनिया। तो ये किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये याद रखना। इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई एयर फिल्ड सैक ऑफ द लंग्स। तो निमोनिया कहाँ पे एक्ट करता है, बॉडी के किस पार्ट पे एक्ट करता है, एयर लंग्स में और एल्वियोलाई में, लंग्स के एल्वियोलाई में। As a result of this infection, the alveoli get filled with the fluid, leading to severe problem in respiration. इसमें क्या होता है, निमोनिया में क्या होता है, जो हमारे एल्वेलाई होते हैं उसमें हमारा एक फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। ये इसके सिम्टम्स भी याद रख लेना। In severe cases, the lips and finger nail may be turned to bluish in color. इसका मेजर सिम्टम ये आता है कि जो हमारे लिप्स और फिंगर्स होते हैं, उनके जो नेल्स होते हैं फिंगर्स के, वो ब्लूइश कलर में हो जाते हैं, ब्लूइश कलर में हो जाते हैं। A healthy person acquired the infection by inhaling the droplet aerosol released by the infected person or even by sharing glasses and utensils with the infected person. तो ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, फैलने से फैलती है। कैसे, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स या छींक किसी नॉर्मल ह्यूमन पर आ जाते हैं या वो इनहेल कर लेता है, तो उसकी वजह से उसको भी ये बीमारी होने का चांसेस रहता है। इसके अलग एग्जांपल दे रखे हैं बैक्टीरियल डिसीज़ के, डायसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया एक्सेट्रा। एनसीईआरटी में कुछ 5 ही एग्जांपल्स हैं, टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया। मैंने आपको अदर एग्जांपल आपको बता दिए थे पहले, आर सम ऑफ द अदर एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल डिसीज़। अब ये कुछ ऐसी डिसीज़ हैं जो वायरस से फैलती हैं। तो मैनी वायरस also cause disease in human beings. Rhinovirus represent one such group of virus which cause one of the most infectious human ailments, the common cold. Rhinovirus की वजह से common cold होता है। They infect the nose and respiratory passage but not the lungs. ये important है। निमोनिया और कॉमन कोल्ड के बीच में मेजर डिफरेंस यही है कि कॉमन कोल्ड में सिर्फ नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज अफेक्ट होता है, लेकिन निमोनिया में लंग्स अफेक्ट होते हैं, ये याद रखना। द कॉमन कोल्ड इज़ करेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेक्शन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टाइडनेस एक्सेट्रा। ये इसके सिम्टम्स है, याद रख लेना। विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days। ये ज़्यादातर 3 to 7 days तक ही होता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। Droplets resulting from cough or sneeze from an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cup, door knobs, computer keyboard और mouse। वही कि इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होता है, अगर हम उनका कोई पेन शेयर करते हैं या कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं जो उनके ड्रॉपलेट्स वहाँ पे गिरे हों, ऐसा कुछ। एंड कॉज इन्फेक्शस इन ए हेल्दी पर्सन, वो इन्फेक्शस हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन। सो गाइज, ये कुछ वायरल डिसीज़ हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ कॉमन कोल्ड का एग्जांपल दे रखा है, आप और भी एग्जांपल लर्न कर सकते हो, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रेबीज, मिसलेस, मम्स, पोलियो और हेपेटाइटिस बी। ये आप याद रख लेना, नीट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया कि कौन सी वायरल डिसीज़ है और कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ है, तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।